नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। पहलगाम के जख्म 7 दिन बीतने वाले हैं, करीब करीब 7वां दिन। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सप्ताह हो गए, लेकिन जख्म वैसे के वैसे हरे हैं। ये जख्म कब भरेंगे? ये जख्म भरेंगे जब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। ये जख्म तब भरेंगे जब इंसाफ होगा, उन मौतों का इंसाफ होगा, उन हत्याओं का इंसाफ होगा। इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है। हमारे देश के हुक्मरान अब तक सामने नहीं आए हैं, देश से संवाद नहीं स्थापित किया है। ऐसे दौर में सबसे जरूरत जिस बात की है वो है कि हमारे देश के नेता, लीडर, वो सामने आए, बात करें, देश की आकांक्षाओं को संबोधित करें। नहीं किया। अपोजिशन कह रहा है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, चर्चा होनी चाहिए पहलगाम पर। यह देश पर सबसे बड़ा चोट, सबसे बड़ा आघात है। नहीं हुआ। लेकिन इसके बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज मोदी को देशभक्ति सिखा दी है, देशभक्ति का पाठ पढ़ा दिया है। आज जो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला करके बोला है ना उमर अब्दुल्ला ने, निजी तौर पर हम भी बड़ा लगाव नहीं रखते थे। मन में एक फीलिंग आती थी कि कश्मीर की पार्टियां कहीं ना कहीं भीतर से अलगाववादी विचारधाराओं के साथ हैं क्या, है क्या, ये सवाल मन में पैदा होता था और स्वाभाविक है पैदा हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज इस देश के तमाम कथित राष्ट्रवादियों, छद्म राष्ट्रवादियों, देशभक्ति की बात करके नफरत बोने वाले, समाज के बीच खाई खींचने खोदने वाले, उन सब के गाल पर करारा तमाचा मारा। अब सवाल है मेरा कि आज उमर अब्दुल्ला को मोदी जी सुन लीजिए आप। क्या ये सुनने के बाद आप देश से माफी मांगेंगे? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह यानी चाणक्य क्या माफी मांगेंगे? हमेशा भारत की संस्कृति की बात करते हैं आप लोग। हमारे यहां तो कहा जाता है कि माफी मांगने वाला बड़ा हो जाता है, लेकिन आप इतने बड़े हो चुके हैं कि माफी मांगने में भी आपको शर्म आती है। ढक करके काम नहीं चलेगा, सामने आना। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है, मिटा दीजिए। 143 करोड़ देशवासी आज आपके साथ हैं, 143 करोड़ देशवासी। मुझे लगता है जितना आज देशवासी खड़ा है अपनी सरकार के साथ, एक साथ इस मुल्क में कोने कोने में कभी देशवासी नहीं खड़ा। कश्मीर को हम लोगों ने देखा है, हेमंत भाई ने कवर किया है, कश्मीर बहुत बार गए हैं। शायद कश्मीर ऐसा कभी हिंदुस्तान के साथ, अपने मुल्क भारत के साथ ऐसा खड़ा नहीं दिखा है। ये मैं कश्मीरियों पर और कश्मीरियत पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। कश्मीर में जो अलगाववादी थे, वो अलगाववादी भी अब अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े हो और कह रहे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाओ। लेकिन सबक सिखाना तो दूर, अपने देशवासियों का सामना भी नहीं कर रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला के आज विधानसभा में दिए गए वक्तव्य के 2 क्लिप्स, 2 हिस्से आप लोग को सुनवाऊंगा। आप सुनिए और अंधभक्तों से निवेदन है कि हमको गाली दीजिए, लेकिन सुनिए, आप भी सुनिए। सुनिए, आपके भीतर पता है बहुत नफरत भरा हुआ है, बहुत जहर भरा हुआ है, आप पर असर नहीं होगा, लेकिन सुनिए, हो सकता है थोड़ा सा स्पेस कहीं पर बचा हो। अभी संतृप्त विलयन न बना हो शायद, कि पानी में चीनी अब ना घोला जा सके। हो सकता है थोड़ा स्पेस बचा हो, वहां पर घुस जाए वक्तव्य। प्ले करिए, सुनाइए। के साथ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मैं क्या, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे।
लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। बहुत बड़ी बात है ये। जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था स्टेटहुड का। उसी स्टेटहुड के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है स्टेटहुड। अपने एजेंडे को पीछे छोड़ दिया कि नहीं, इस मातम में ये बोले हैं, इतना बेगैरत है, इतना जलील, इतना हमारी सियासत इतनी गंदी, इतनी घटिया हो सकती नहीं हो सकती। ये संदेश है हमारे देश में राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों के लिए, संदेश है, बड़ा संदेश है। सत्ताधारी दल के लिए तो उससे भी बड़ा संदेश है, जिनके लिए किसी भी हालत में सियासत ऊपर है, वोट बैंक ऊपर है। चुनाव प्रचार मधुबनी में करने वाले प्रधानमंत्री के लिए सबक है। अभी एक और बयान है जहां पर शहीद नेवी के ऑफिसर की पत्नी से माफी मांगी, जहां पर उस अबोध बच्चे से माफी मांगा जिसने अपने पिता को खोया है, तमाम उन विधवाओं से माफी मांगा जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया है। आज उमर अब्दुल्ला सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मेरे नजरिए, मेरे निगाह में इस देश के बड़े लीडर में हो गए। लीडर ये होता है। चलाइए अगली क्लिप चलाइए। ये 22 रन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो है ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। हेमंत भाई बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। मोदी शाह ये भी माफी मांगेंगे क्या देश से? आप बदला लो, इंसाफ तो होता रहेगा, लेकिन माफी मांगने में कोई गुनाह, मतलब कोई छोटा नहीं हो जाएंगे। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शकों को। देखिए आज जो कुछ ये हुआ, जो उन्होंने कहा विधानसभा के पटल पर, मेरे पास माफी मांगने के लिए लफ्ज नहीं। आपने जो ये वीडियो दिखाया सेकंड, इसमें आपने उम्र का चेहरा देखा, चेहरा देखिए आप, उस पर विनम्रता, उसकी पीड़ा, जिम्मेदारी का एहसास, नैतिकता और जवाबदेही, सब कुछ एक ही सेंटेंस में झलक रहा था। हर एक बॉडी लैंग्वेज का हर हिस्सा, मैंने तो पूरा भाषण सुना कर, चूंकि इस पे चर्चा करनी थी। जो आज उमर अब्दुल्ला का आहत चेहरा है, वो आज पूरे कश्मीर का चेहरा है। मान के चलिए आप, बहुत सारे कश्मीर में ऐसे घर हैं जहां पर उस घटना के बाद 22 तारीख को घर पे चूल्हा नहीं जला, और उन कश्मीरियों को लगातार अलग थलग धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर अलग थलग करके
किस तरीके से पूरे देश में सियासत की जाती है, ये लगातार आप लंबे समय से देख रहे हैं। देखना पड़ेगा कि ये है क्या, हकीकत में क्या है कि उमर अब्दुल्ला माफी मांग रहे हैं। देखिए, जिसके पास जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री है वो, जिसके पास जम्मू कश्मीर में पुलिस का एक ट्रैफिक कांस्टेबल बदलने का अधिकार नहीं है, कांस्टेबल नहीं बदल सकते वो माफी मांग रहे हैं। और जिनके पास इस देश की फौज है, पैरामिलिट्री है, पुलिस है, एनआईए है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो खामोश है। उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने कोई खेद भी प्रकट नहीं किया। और उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि टूरिस्ट हमारे मेहमान थे, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी थी, हिफाजत से लौटना भी हमारा काम था, वो नाकाम रहे, वो शर्मिंदा है। जबकि उसके पास तो पुलिस भी नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, सीधी एलजी के पास है, एलजी के थ्रू होम मिनिस्ट्री के पास है। जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी। और ये कब किया गया? जब जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन विशेष तौर पर बुलाया गया। और इस घटना के बाद आशीष भाई, एक बात तो आप मानेंगे, लंबे समय से हमने भी कश्मीर कवर किया, सारी बातें, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो एकजुटता भारत में इस बार हुई, और खासतौर पर अल्पसंख्यकों की, जिस तरीके से मस्जिदों में पाकिस्तान के खिलाफ संदेश, सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अल्पसंख्यक समुदाय का, ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि लोग तंग आ चुके हैं इस आतंकवाद से, इस जहर के उस सारे सामान से, और वो इससे बाहर आकर के अब होमोजेनाइजेशन चाहते हैं, जैसे आप कह रहे थे, और पूरा देश एकजुट होकर के इस सारे युद्ध के सामने, इसको सामने खड़ा हुआ है कि इस आतंकवाद को मिटाना है। और इसमें जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा, क्या इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के अपने विदेश मंत्री और देश के एनएसए, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? आप, ये सारा हुआ, आप मधुबनी में जाकर के भाषण दे रहे थे, उसके बाद आपने मन की बात में बात की, लोगों से कोई प्रत्यक्ष संवाद हुआ? किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने पूरे सिस्टम के अंदर इस पर आज तक एक शब्द बोला? कोई सवाल जवाब हुए? किस तरीके का कोई संदेश हुआ? या एक तरफा जो है वो संवाद करके अपनी बात कही और छुट्टी हो गई? ये एक नए तरीके की सियासत है डेमोक्रेसी के अंदर, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा सिस्टम अनअकाउंटेबल है। और पूरा भारत आज लहूलुहान महसूस कर रहा है इस घटना से। ये कोई छोटी घटना नहीं, 21 साल के अंदर सिविलियंस में सबसे बड़ा हमला हुआ है, और आपने इसको इतना कैजुअली लेके छोड़ दिया। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बड़बोलेपन का सवाल नहीं, ये देश के लोगों को एक विश्वास देने का समय है, उनके साथ एसिमिलेट होकर के उनकी दुखती नब्ज को राहत देने का समय है। और उसके बाद आपको जो करना है वो करने का समय है, ना कि गिद्ध मीडिया के जरिए देश को वर्टिकली डिवाइड करने का समय है, उसके जरिए अपना एजेंडा चलाने का है। और आप पिछले 3-4 दिन से लगातार देखेंगे कि पूरे देश का जो डॉगी मीडिया है, गिद्ध मीडिया जो है, वो इस देश को युद्ध उन्माद में फिर से धकेल रहा है। ये कोई पहला अवसर नहीं है, पुलवामा के बाद भी उन्होंने यही घटना की थी। सैन्य ऑपरेशन हमेशा बहुत सोच समझ के, टेक्टिकल टाइमिंग के साथ जगह चुन करके किए जाते हैं, ना कि ये कि आपने मैंने भाषण दिया और वहां पर सेना पहुंच गई। ऐसा नहीं होता है। पूरे का पूरा जो गिद्ध मीडिया है, उसको क्या चाहिए? ये युद्ध उन्माद चाहिए, राष्ट्रवाद की अंधभक्ति का एक पूरी की पूरे उन्माद चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, मैच्योरिटी की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, जो आज कहीं भी नहीं झलकती, ना तो राजनेताओं के व्यवहार से। अभी तक आप बताइए किस राजनेता ने इस तरह आहत होकर के इस तरीके से माफी मांगी है, इतनी विनम्रता के साथ? और नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? आप दूसरों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने का आपको शौक है, उठाते रहिए, लेकिन अपना भी तो आईना देखिए ना कि हमने क्या किया। इस पूरी घटना ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्पसंख्यक समुदाय सड़कों पर आया, मस्जिद, और उन्होंने कहा भी, आपको वो भी क्लिप दिखानी चाहिए जिसमें उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को आईना दिखाने का काम किया। हम अभी दिखाएंगे उसको। वो बेसिकली सच्चाई है इस देश की, जिसकी मैं अभी आपको दिखा चर्चा देते करूं। हैं, अभी इसकी दिखा रोज देते हैं, उसको हम दिखा चुके हैं, अभी भी दिखा देते हैं, हम दिखा चुके हैं। दिखाइए जरा, वो भी चला दीजिए, गिद्धों के बारे में क्या है। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती है। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं, वो सच का साथ नहीं देते।
अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज तक आपने देश के किसी राजनेता को, देश के गिद्ध मीडिया को इस तरीके से आंखों में आंख डाल करके ललकारते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कल को सरकार में आओगे, इनके साथ एडवर्टीजमेंट का पैकेज करके और वो सारे धंधे करने हैं जो बाकी लोग करते हैं। आज उस व्यक्ति ने पूरे देश के जो डॉगी मीडिया है उसको एक आईना दिखा के रख दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि वो तुम्हारे बारे में किस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार, कुप्रचार करेंगे। और यही है वो असलियत जो इनको हर व्यक्ति को दिखानी चाहिए। आज देखिए ना किस तरीके से सत्ता पक्ष की आप चमचागिरी कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए, वो एक पक्ष है, लेकिन सत्ता पक्ष के नैरेटिव को देश के कल्याण से ऊपर मान करके, चाहे सांप्रदायिकता फैलानी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम करना हो, चाहे युद्ध उन्माद करना हो, चाहे पाकिस्तान के गेस्टों को हजारों रुपए दे करके शाम को प्राइम टाइम में बिठा करके भारत को गालियां दिलवानी। 17 यूट्यूब चैनल आपने पाकिस्तान के बैन किए, क्या खबर चल रही है? बहुत बड़ा पाकिस्तान पे डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है, जैसे चाइना पे हुआ था ना गैलवान के बाद, कि चीन की कमर तोड़ दी, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया मोदी जी ने, ये कर दिया। अच्छी बात आप करिए। इस पूरे मामले में सारा देश मोदी के साथ खड़ा है, पूरा देश, अपोजिशन पोजीशन सब एक है। उसके बावजूद भी जो ये मीडिया कर रहा है कि पाकिस्तान के छुटभइये पत्रकारों को बिठा करके, पाकिस्तान के चिटपुट पत्रकारों को बिठा करके और भारत की सेना के ही लोगों को बिठा करके उनके दो पक्ष, भारत और पाकिस्तान बना करके काल्पनिक, उनसे जो युद्ध की रणनीति पर बात कर रहा है, वो चैनल जिसको क्या कह रहे थे मोदी जी कि आज आपकी दुकान में चला देता हूं, देश का सबसे तेज, ये परसों चलाया। आप सोचिए, कोई भी मैच्योर देश, कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग देश, कोई भी प्रोग्रेसिव देश, वहां का मीडिया ऐसा हो सकता है, वहां का नैरेटिव ऐसा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चूक थी जो ये हादसा हुआ, जो नरसंहार हुआ। उसके बाद आप पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखिए, हादसे पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिका पे भी हमला हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं, हादसे होते हैं। उस पे आप हैंडल कैसे करते हैं, उससे ओवरकम कैसे करते हैं और उसको रिटेलिएट कैसे करते हैं, ये एक मैच्योर देश की निशानी होती है। उसमें लफाजी नहीं करनी होती, उसमें उन्माद नहीं, वार फ्रेंजी नहीं करना होता, उसमें एक मैच्योर पूरे देश को एक विश्वास देने की बात होती है, ना कि जहर भरने की बात होती है। आप तो सीधा इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं। और सारे के सारे चैनल पहले 2 दिन उन्होंने क्या किया और उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, सोचिए आप इस बात को कि पूरे का पूरा आज जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है उसका अगर आप पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि एक मुख्यमंत्री नहीं, एक स्टेट्समैन बोल रहा है। इसलिए पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है, विजनरी नेताओं की जरूरत है, जो चीजों को समझ सके और लोगों से कनेक्ट कर सके। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, उमर अब्दुल्ला आज कश्मीर के नेता नहीं बचे, आज पूरा देश उनके उस भाषण को सुनेगा। देखिएगा क्यों? क्योंकि उस घटना का जो पेन था, उसके जो जख्म है, उसमें कहीं ना कहीं उस भाषण ने मरहम लगाने का काम किया है और ये किया कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री जरूर है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो आहत है, वो देश से माफी मांग रहा है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और आपने ठीक कहा कि दिल्ली जो सत्ता है, उनको भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। नहीं हेमंत भाई, आज ये भाषण जो है ना, वो देश की वेदना इस स्पीच में रिफ्लेक्ट कर रही थी, इस देश की भावना रिफ्लेक्ट कर रही थी। उमर अब्दुल्ला, वो जैसा भी जम्मू कश्मीर और भारत, मतलब भारत में जम्मू कश्मीर की स्थिति जैसी रही अब तक, उस सब में कई बार वो लगाव नहीं डेवलप हो पाता। मैं तो बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ कि बड़े वो लगाव नहीं डेवलप हो पाता। उमर अब्दुल्ला को लेकर क्यों लगाव डेवलप नहीं हो पाया? आज सुनने के बाद लगा कि नहीं, ये तो हमारा लीडर है, ये देश का लीडर है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नेता नहीं है, ये भारत के जैसे बाकी नेता हैं जी। स्टालिन तमिलनाडु में बैठ के जो कर रहे हैं, पिनराई विजयन केरल में कर रहे हैं, हो सकता है वो उतना बेहतर न कर रहे हो, उनकी संवेदनाएं उतनी न हो जितना संवेदनशील ये व्यक्ति है। अच्छा, आप स्पेशल सेशन बुला करके माफी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, आपने कवर किया है, डिफेंस को कवर किया है, आप तमाम मौकों पे पुलवामा में भी गए। क्या पहली बार मुझे लग रहा है, मुझे याददाश्त से, मैं इस पे बहुत रिसर्च नहीं किया हूं, लेकिन अपनी याददाश्त से मैं वो कर रहा हूं, हमने संसद से लेकर के और मुंबई तक सब देखा है।
ये शायद पहली ऐसी आतंकी घटना है जिसके बाद अब तक मुझे लगता है, आप होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बात छोड़ दीजिए, एमएचए की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या? एमएचए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो मुझे लगता है कई बार कैजुअलिटीज को लेकर के या देश को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं तो एमएचए का सचिव ही, गृह सचिव ही आ जाता है। होता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, ब्रीफिंग होती है ना, ब्रीफिंग तक नहीं हुई है। हुई है क्या ब्रीफिंग हेमंत भाई? केवल एक एडवाइजरी आई है चैनलों के नाम अब तक कि आप जो आर्मी की मूवमेंट्स और वो सारी चीजें हैं उनको इस तरीके से मत दिखाइए, जो कि ठीक भी है। तो फिर उसके अलावा क्या कैजुअलिटीज हुई, क्या एक्शन प्लान हुआ, क्या आगे कर रहे हैं, क्या पीछे कर रहे हैं, व्हाट वाज द बैकग्राउंड, कौन लोग आए थे, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही, कुछ भी नहीं। या तो कोई प्रोग्रेस नहीं है या कुछ बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने हमले पहले भी हुए हैं तमाम। ये पहला अवसर है कि जो कि इस मामले में कोई ऑफिशियल ब्रीफ नहीं है, किसी भी तरीके कोई किसी भी ब्रीफ तरीके नहीं। का ऑफिशियल ब्रीफ देयर इज नो ब्रीफ। मुंबई हमले के बाद मैं आखिर में चला दूंगा, हमने दिखाया है लेकिन ये सब बार बार दिखाना पड़ रहा है देशवासियों के लिए। कंट्रोल रूम मनमोहन सिंह गए थे, बारिश में, बारिश पानी बरस रहा था और वहां खड़े होकर के उन्होंने जो है देश को संबोधित किया, देश के लिए उन्होंने बोला, ब्रीफ किया। वो क्लिप लगा दीजिएगा, अभी मैं सुनवा दूंगा। नहीं आशीष बारिश भाई, में पानी बरस रहा था। आशीष भाई, हाँ, वहां तो मोदी जी भी गए थे, अगर आप याद हाँ। होगा। मोदी जी नहीं तो मोदी मुख्यमंत्री थे, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वहां तो पहुंच गए थे। अब नहीं मैं बोल तो रहे। अब फिर मैं टू विंडो कहूंगा, लगा दें टू विंडो, हमारे पास कल का है टू विंडो। वो टू विंडो जिसमें मोदी जी गए थे तो बोले कि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया राष्ट्र के नाम बड़ा निराशाजनक था, जी ये बोला ना, निराशाजनक था। अरे उन्होंने आशाजनक निराशाजनक बोला तो साहब, आपके मुंह में तो दही जमी हुई है, मुंह खोलोगे दही गिर जाएगी, दही बचा रहे हो आप। बोला तो था, मनमोहन सिंह से क्या बराबरी करोगे? मनमोहन सिंह के कद के सामने तो आज जो राजनीति है, ये राजनीति इतनी बौनी नजर आती है, बौनी शर्मनाक राजनीति नजर आती है। ब्रीफिंग तक आपने नहीं किया, अगर लग जाएगा तो आप प्ले कर दीजिएगा कंट्रोल रूम। एक वो जो मोदी जी गए थे और राहुल गांधी ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन, आज का आप देख लो, कहा कि सरकार जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन सरकार ब्रीफ करने को तैयार नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। ये मैं फिर क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी दिखाया था कि ये सत्ता प्रेमी, देश प्रेमी, ये विंडो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन हमने उसको क्रॉप नहीं किया क्योंकि मैं उसे ओन कर रहा हूं। ये बता रहा है, ये टू विंडो बोल रहा है, ये दो जो बोले उसके अलावा भी इसमें जो है वॉइस है और आवाज है, वो सुनने के लिए आपको कान खोलने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया ये मुंबई हमले के समय का है, बड़ा निराशाजनक था। अरे आप कोई संदेश ही नहीं दिए भैया, कोई संदेश ही नहीं दिए। क्या अंतर है, आप सोच लीजिए कि जिसके बारे में आप कह रहे हो वो कहां, उसका कद कहां और आप कहां हो। और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी कि हम सरकार के फैसले के साथ, जो फैसला सरकार करेगी हम खड़े होंगे उस फैसले के साथ। ये है हकीकत ना हेमंत भाई। इस वजह से, और बड़ी विडंबना है, आप सवाल पूछ रहे हो तो आप भी सेफ नहीं हो, क्योंकि सवाल देश की जनता के बीच नहीं जाना चाहिए। ये सवाल अभी आप कर रहे हो ना कि उमर अब्दुल्ला आप लेके आए, बाइट निकाले कि विधानसभा में ये बोला और ये तो आशीष भाई करना चाहिए, बड़ा हम तो सुने नहीं थे, आपने सुना पूरा कि माफी मांगा ऐसे बोला। अब सवाल जब ये बोला तो सवाल होगा कि भाई मोदी जी कब बोलेंगे, कब मुंह खोलेंगे, माफी मांगेंगे, पाकिस्तान को धमकाएंगे, कुछ भी करेंगे, कब बोलेंगे? मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है। आप सवाल पूछोगे तो आप देश में भावनाएं भड़का रहे हो, इस टाइप का नैरेटिव बनाया जाएगा। ये डबल इंजन जो है, ये डबल इंजन अलग अलग स्टेट्स में डबल इंजन ये करेगी। नहीं आशीष जी, देखिए जो तो आपने टू विंडो दिखाया ना, इसमें दोनों की भाव भंगिमाएं देखिए। एक मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखिए, एक राहुल गांधी की लैंग्वेज, वही बहुत कुछ अपने आप में कह रही है।
ऐसे ही वो जो अगर पूरा वीडियो जो इन्होंने जाकर के ताज होटल के सामने जिस तरीके से बयानबाजी की थी, जबकि ऑपरेशन चल रहा था उस समय, ऑपरेशन वाज ऑन, उस समय सिक्योरिटी कंसिडरेशन और तमाम चीजें और रखती है, बहुत ध्यान करने की चीजें होती है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीजें जो आतंकवाद की जो सारी घटनाएं निंदनीय है, इनको इफेक्टिवली कर्ब कैसे किया जाए, चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। और हम किस पे कर रहे हैं? आज देखिए, आज कश्मीर के अंदर करीब 3 लाख के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेज है, पैरामिलिट्री और मिलिट्री मिलाकर के। उसके बावजूद भी ये 4-5 आतंकवादी बॉर्डर पार करके 150 से 200 किलोमीटर अंदर आगे हादसा किया, नरसंहार किया और वहां से निकल गए जंगलों से होते हुए पुलवामा और अनंतनाग की तरफ। आपको अब तक क्या क्लू मिला है, बता दीजिए। अब जो बातचीत हो रही है, जो जांच हो रही है, जो इनिशियल इंडिकेशंस आई है सोर्सेज से, वो तो कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि 22 अप्रैल को यह हादसा हुआ, उससे जस्ट पहले 5 दिन पहले चीन का बना हुआ एक DJI ड्रोन था, वो इस पूरे एरिया के अंदर रेकी कर रहा था, पूरी सिचुएशन की असेसमेंट कर रहा था 5 दिन पहले। अब पता लग रहा है, तब पता क्यों नहीं लगा? हथियार भी ऐसा माना जा रहा है कि ड्रोन से ही गिराए गए। और हथियार किससे गिराए, कौन से गिराए? AK-47, M4A1 कार्बाइन और HK-416 असल्ट राइफल। इस तरह के हथियार वहां से गिराए जा रहे हैं। और हमारी सरकार ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कह रही है कि वो वहां पे टूर ऑपरेटर चले गए, सरकार को बताया जाए। जिस प्रदेश के अंदर 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेज हो, वहां पर बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये किस तरह की चीजें हैं? ओनस स्वीकार कीजिए। जो उमर अब्दुल्ला, उसके पास तो मैंने कहा ट्रैफिक के कांस्टेबल को बदलने की हिम्मत नहीं है, ना लगाने की हिम्मत है। वो व्यक्ति तो माफी मांग रहा है। और जो सर्वशक्तिशाली सत्ता है, पूरी 56 इंची और सरदार पटेल, चाणक्य, सारी चीजें, वो क्या कर रही है? केवल इतनी सी बात है। इसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें देश हित की बात है। पहली चीज, आप अपने बॉर्डर को इफेक्टिवली कैसे सील कर सकते हो, 11 साल में ये नहीं कर पाए ना, हकीकत है ये। और राजनाथ का बेटा क्या कह रहा था? राजनाथ का बेटा कहता है, पंकज सिंह, कि ये कांग्रेस के समय की कमियां हैं। 11 साल से तो आप हैं, 11 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने क्या किया? और आपके पिताजी के रक्षा मंत्री रहते हुए कौन कौन से हमले हो चुके हैं? मोदी जी की सत्ता में कौन कौन से हमले हो चुके हैं? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। मोदी जी ने देश को सवाल मुक्त कर दिया, एक अलग पक्ष है, लेकिन उन सारे सवालों को क्या आज उमर अब्दुल्ला ने फिर नहीं कुरेद दिया? बिल्कुल पावरलेस चीफ मिनिस्टर होते हुए भी पूरी चीज का ओनस लेना, जिम्मेदारी लेना, माफी मांगना और उस दर्द को बयां करना जो पूरे देश को जो आज पूरा देश झेल रहा है, वो कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है देश के बाकी राजनेताओं को भी उमर अब्दुल्ला से सीखना चाहिए, चाहे वो उनसे उम्र में छोटे हो या बड़े हो। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन खींची है और ये पूरी फीलिंग पूरे कश्मीर की जनता की है। आपने जो कहा ना कि कश्मीर में ऐसी फीलिंग, कभी आप 2-4 दिन बच्चों के साथ कश्मीर में जाके देखिए, कश्मीर के आम आदमी को हम में उनमें कोई फर्क नहीं। मैं तो पता नहीं कितनी बार गया हूँ, गिन नहीं सकता इतनी बार। मुझे तो कभी कोई अंतर दिखाई नहीं दिया आज तक, किसी भी परिस्थिति में मैं गया हूँ। पुलवामा के इमीडिएटली बाद भी गया, उससे पहले भी तमाम बार गया, लेकिन ऐसी कभी भी कोई चीज नहीं है। वो कंप्लीटली एसिमिलेटेड है हमारे अंदर। देखिए, हर बिरादरी के अंदर, हर धर्म के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर 10-5 लूज कैनन्स हमेशा ही होते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं। जैसे जाति और धर्म की बात करते हैं, वो हर एक जाति में मिलेंगे, हर धर्म में मिलेंगे, वरना तो ये जेलें खाली होती देश में। अगर उस तरह का क्रिमिनल स्टफ ना हो, विध्वंसकारी स्टफ ना हो, तो देश की जेलें खाली ना मिलती, फिर तो राम राज्य हो जाता। उस तरह का स्टफ हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति में होता है। लेकिन उन सब को उसी कलर में पेंट कर देना, ये सियासत का हिस्सा रहा इस देश का, दुर्भाग्य से। कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कश्मीर को तो वोटों की खेती करने के लिए एक खास तरीके से पेंट किया जाता है, ताकि वो देश की मुख्य धारा के साथ एसिमिलेट ना हो पाए। ये दुर्भाग्य है। आप जब भी जाएंगे, किसी कश्मीरी से बात करेंगे, वो जैसे मैं और आप बात, हम तो थोड़े बहुत एक दूसरे को गुस्सा भी कर लेते हैं, कई बार बहस करते टाइम लड़ भी पड़ते हैं, उनके अंदर वो है ही नहीं। वो तो इतने हम्बल है। और ये उनको पता है कि जो ये घटना हुई है, इसका आज का इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका सालों तक इम्पैक्ट रहेगा। जो टूरिस्टों का कॉन्फिडेंस लौटा था कश्मीर जाने के लिए, अब सोचिए वो कितना गहरे से प्रभावित हुआ होगा वो पूरे का पूरा। अब कितनी कोशिश कर ले फारूक, उमर अब्दुल्ला ने तुरंत अपने सारे मंत्रियों को पूरे देश में भेजा कि जाइए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सेंटर तो कुछ नहीं बोल रहा उस पर। और सबको पता है उमर अब्दुल्ला के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, पुलिस का कांस्टेबल भी नहीं है, सारी का सारा एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के पास है। लेकिन उमर अब्दुल्ला उस चीज को समझ रहे हैं कि इसके कश्मीर पर फॉल आउट क्या होंगे, ये देखना पड़ेगा आपको। हर कश्मीरी समझ रहा है। आज हर कश्मीरी अगर सड़क पर के आकर के ऐसा बड़ा, आपने सप्तपूर्व कश्मीर के अंदर कब बंद देखा था, ऐसा कब प्रदर्शन देखा था कि जहां हर गांव, हर कस्बे में लोग सड़कों पे आकर के
आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गजब हुआ इस बार। और उस मौके का फायदा उठाना चाहिए भारत सरकार को भी, जम्मू कश्मीर सरकार को भी मिल करके, कि ये जो अवसर आया है इसको एसिमिलेट करने के लिए कश्मीर का और भारत का जो ये है कि लोगों को एक दूसरा भरोसा दे, वो चीज करने की जरूरत है इस समय, ना कि टीवी पर बैठ करके जो कुछ हो रहा है वो करने की जरूरत है। इससे नहीं। सबक लेना चाहिए। ये टीवी पर भी अपने मन से नहीं हो सकता है। अपने मन से सवाल ये अपने मन से नहीं हो सकता कि टीवी वाले अपने मन से कर रहे हो। आप बताओ, आज भोपाल में रात की जो पिछली रात गुजरी उस रात की घटना है। कुछ शराबी भोपाल में हबीबगंज पुलिस स्टेशन हुआ करता था, रेलवे स्टेशन, उसका नाम अब बदल करके अवंतीबाई करके हो गया है स्टेशन का नाम। वहां जीआरपी वाले थे, उसमें 3 थे जो पेट्रोलिंग करते हैं। 1 मुस्लिम था, 2 हिंदू थे। शराब पीने से रोका, उसको मुसलमान के नाम पर गाली दे करके, मुस्लिम चिन्हित करके, जो हिंदू चिन्हित करके पहलगाम की बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम चिन्हित करके पीटा। बाकी 2 सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया। खूब गाली गलौज है, वो वीडियो आपने हो सकता है देखा हो। भयंकर गाली गलौज है धर्म विशेष को लेकर के। और जब हिंदू सिपाही बीच में आने लगे तो वो गुंडे कह रहे हैं कि तुम लोग तो हिंदू हो, दूर हट जाओ। ये हो रहा है। कश्मीरी छात्रों को निकाला जा रहा है। आप बताओ ना, उमर अब्दुल्ला ने जो बोला है वो खाली वेदना नहीं है, वो थप्पड़ है, थप्पड़। लेकिन एहसास करने के लिए वो चाहिए थप्पड़। कश्मीरी छात्रों के साथ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन भी कौन सा हो रहा है? वो भारत पाकिस्तान का प्रदर्शन नहीं लग रहा है, वो धार्मिक जुलूस टाइप लग रहा है। धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं। फेरी वाली रेहड़ी वाले रेहड़ी तोड़ रहे हैं अम्बाला में, आपने ही विजुअल दिखाया। फेरी वालों को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भगाया जा रहा है। देश भर से ऐसी क्या हालत बना दिया, कहाँ देश लेके जा रहे हो? यहाँ पर तो यही बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री माफी ना मांगते भाई, माफी नहीं मांगते। प्रधानमंत्री खाली अगर देश के सामने 5 मिनट के लिए आते और वो जो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता के परिवार को जिसने बचाया, रहमत था नाम, क्या था उसका, वो उसका नाम ले लेते, आदिल का नाम ले लेते, जिस आदिल ने अपने खोपड़ी में गोली खाई है हिंदुओं के बचाने के लिए। प्रधानमंत्री बोलते कि ये मौका है, सब हिंदू मुसलमान पूरा भारत एक हो जाए, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमको तोड़ना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान जो आग लगा रहा है, उस आग में हम घी लेके खड़े हैं, घी लेके खड़े हैं। प्रधानमंत्री को ये नहीं चाहिए। मैं बड़ा सीधा सवाल है ये, प्रधानमंत्री को अगर ये सवाल नहीं पसंद है तो ना पसंद रहे, मैं दिन में 50 बार ये सवाल करूंगा। नहीं करना चाहिए हेमंत भाई। मैं कह रहा हूं माफी मत मांगो भाई, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, आप माफी नहीं मांग सकते। हम लोग सामान्य इंसान हैं, आप अविनाशी हो, महामानव हो, पता नहीं क्या क्या हो। माफी आप मांग ही नहीं सकते हो। आपका दिल ही इतना मतलब पत्थर दिल है कि आप माफी नहीं मांग सकते। माफी तो मांगता है ना जिसके दिल में धड़कन होती है, धड़कता है जिसका दिल इंसानियत के। आप माफी नहीं मांग सकते। आप ये तो कह सकते थे देश में आपके सामने हो रहा है, और भाजपाई मुंबई में 10 भाजपाई 11 भाजपाई पे FIR हुआ, राजस्थान में हुआ, जगह जगह सब भाजपाई पकड़े जा रहे हैं। इसमें भाजपाई कर रहे हैं, ये पूरी जिम्मेदारी करो, भाजपाई कर रहे हैं। ये बड़े बड़े नेता ऐसे भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता। निशिकांत ने कहा है कि 5000 पाकिस्तानी लड़कियां आतंकवाद का नया रूप, 5000 पाकिस्तानी लड़कियां ब्याह करके यहाँ पड़ी है, नागरिकता नहीं मिला है। अरे तो कन्यादान किसने किया भाई? अब हम तो पूछेंगे तो आप लोग को मिर्ची लगेगा। 5000 लड़कियां शादी करके पाकिस्तानी आई है तो कहां से आई? ड्रोन से गिरी है, वो भी ड्रोन से गिराई गई। आशीष भाई, ये जो अवसर है ना, बेसिकली देखिए इस मामले में मोदी जी को एक बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री वो एक देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के नेता नहीं, किसी विचारधारा के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। और ये वो अवसर है कि इसमें पूरे देश को उनको रीएश्योर करना चाहिए था इमीडिएटली वहां से आते ही। जैसे यूएई से है, आपने जो मीटिंग की उसके बाद या तो जैसे मनमोहन सिंह या तमाम लोग जो राष्ट्र के नाम छोटा सा एक संक्षिप्त संदेश जिसमें पूरी बात आप अपनी कह पाए, अपनी सांत्वना प्रकट कर पाए, कोई भी ऐसी चीज, या जैसे आपने तो अब जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं कि मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो देश ने देखी नहीं, तो इस मामले में तो देश देख रहा है कि इस पूरे मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई सवाल जवाब हुआ ही नहीं किसी भी स्तर पर।
तो ये रिस्क ही तो है कि आप दिल्ली को छोड़ करके मधुबनी में जाकर के भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण, और दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आए, वो भी दौरा छोड़ के आए। पहले ऑल पार्टी मीटिंग में गए, सुबह उठते ही पो फटते ही तो कश्मीर पहुंच गए। दोनों का अंतर देख लीजिए आप, उनका भावभंगिमाएं देख लीजिए, उनके शब्द देख लीजिए, उनकी सारी चीजें देख लीजिए, और प्रधानमंत्री और उनके सिस्टम की देख लीजिए। दैट मेक्स द होल डिफरेंस। अब भी समय है कि देश की जनता को इस सांप्रदायिक विभाजन से दूर करके रीएश्योर किया जाए कि हम इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ये जो पिछली हुई इसकी भी, और आगे ना हो इसकी। वही एक प्रधानमंत्री का असली राजधर्म। चलिए, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, सुजवान, तमाम है, अमरनाथ यात्रियों पर हमला और पहलगाम, बहुत लंबी फहरिस्त है। जवाब मिलेगा, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो हम भी अभी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जवाब देंगे या सवालों का दमन करेंगे। यही सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं। सवालों का, सवाल पूछने वाले जुबानों का, इन पर बंदिशें लगाएंगे, दमन कर देंगे, या आएंगे देश के सामने जवाब देंगे। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे हेमंत भाई के साथ। कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।